हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज, आई एम योर केमिस्ट्री लेक्चरर। आज हम मोल कॉन्सेप्ट का थर्ड लेक्चर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको रिवीजन करवा देते हैं। वन मोल में, ये आपको स्लाइड पहले भी बताई थी सेकेंड लेक्चर में भी, कि वन मोल में आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, वॉल्यूम या मास निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड करके। तो ये स्लाइड आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ये वन मोल में ये चीजें होती हैं, तो ये दोनों स्लाइडें याद है तो 70% चैप्टर आपके हाथ में है। बट यहाँ ध्यान देने वाली बात, आप सोचेंगे कि फॉर्मूले आ गए। जिन बच्चों ने अभी मैंने करवाया इनको, ठीक है, क्लास शुरू होने पहले मैं ये दोनों स्लाइडें जो आपको करवा रहा था, सिर्फ फॉर्मूला आने से नहीं होगा। अब मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुन लेना। मान लो आपके पता है कि इंटरेस्ट जो होता है, सभी ने फॉर्मूला पढ़ रखा है, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 100 होता है। समझ में आ गया? ये सबको पता है, 9th-10th में पढ़ा होगा डेफिनेटली। यस, ठीक है। अब ये अगर किसी बच्चे को आप बता दो कि आई जो है वो इक्वल होता है पीआरटी बाय 100, आई इक्वल पीआरटी बाय 100। अब ज्यादातर बच्चे इसको याद रखेंगे, याद रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर किसी ने सोल्व ही ना किया हो इससे एक भी क्वेश्चन, तो जब क्वेश्चन आएगा पता क्या आएगा? राम ने शाम को 2 रुपए परसेंट पर, 2% पर, 2 रुपए नहीं, 2% के ऊपर 1 रुपया 1 महीने के लिए उधार दिया। बताओ 1 महीने के बाद में शाम राम को कितने पैसे वापस लौटाएगा? अब उसमें ना तो पी पता है, ना आर पता है, ना टाइम पता है। टाइम आप कहोगे शायद 1 महीना है ना? बट रेट तो पर ईयर लगा रखा है उसने, कि 2% पर ईयर का रेट है। और पूछ लिया उसने 1 महीने बाद कितने देगा। समझ में आ रही बात? तो आपको पर रेट जो 2% दे रखा है उसको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा पहले, क्योंकि वो ईयर का है तो मंथ का तो 12 से डिवाइड होकर आएगा। तो इस तरह से पहले तो रेट ही सही करना पड़ेगा। रेट सही करने के बाद फिर प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 100 रुपए उसने दिए, टाइम कितना है, 1 मंथ है, और आपके पास मंथ का रेट है। फिर उसको डिवाइड करोगे, सारा निकालने के बाद सिर्फ इंटरेस्ट निकलेगा। फिर इस इंटरेस्ट को आप आगे क्या करते हो, इस इंटरेस्ट को फिर प्रिंसिपल अमाउंट में जोड़ते हो, तो आपका फाइनल अमाउंट निकलेगा जितने शाम राम को वापस देगा। समझ में आया? सिर्फ ये फॉर्मूला निकालने से या फॉर्मूला सामने रखने से वो क्वेश्चन नहीं आएंगे जब तक उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्योंकि रेट बदल जाएगा, प्रिंसिपल बदल जाएगा, टाइम बदल जाएगा, उसको भी करेक्ट करना पड़ेगा, और वो चीज समझ में ही नहीं आएगी। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो डेफिनेटली यू शुड हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, वरना भाई फिर वही है ना? हाँ, अब लास्ट लेक्चर जो सेकेंड लेक्चर था उसके अंदर कोई बात नहीं बेटा सोमेश, सेकेंड लेक्चर जो था उसमें मैंने एक चीज नीचे लिखवाया था स्लाइड में, कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको डिस्कस करेंगे। वो क्या था? परसेंट कंपोजिशन को कैसे निकालते हैं, और वो कैसे 1 2 3 4 4 स्टेप दिखा रखे थे। वो चारों स्टेप इस एक क्वेश्चन में सोल्व हो जाएंगे। ये एक क्वेश्चन की स्निप मैंने डाली है, ठीक है? तो इसको देखते हैं, और ये क्वेश्चन आपको याद हो जाना चाहिए एक हिसाब से, या फिर इसके 10-15 क्वेश्चन आप सोल्व करके देखें। 10-15 नहीं तो कम से कम 5-6 क्वेश्चन इसके सोल्व करके जरूर देखें, आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, नहीं मिलते हैं तो मैं वापस और भेज दूंगा आपको क्वेश्चंस, क्वेश्चन बैंक भेज देंगे। ठीक है, अपने मटेरियल में चेक कर लीजिएगा, ई बुक्स में बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो वहां पर आप क्वेश्चंस कम से कम इस टाइप के 5 क्वेश्चन कीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है भाई, सैंपल प्रॉब्लम 2 है। 2.38 यूरेनियम वाज हीटेड स्ट्रांगली इन द करंट ऑफ एयर। हवा के अंदर इतना यूरेनियम को हीट किया गया, मतलब हवा लग रही है, यूरेनियम है, यूरेनियम 2.38 ग्राम है। ठीक है, पेन बदलते हैं इसका, यूरेनियम 2.38 ग्राम है, और एयर दी उसने, मतलब यूरेनियम प्लस हवा की रिएक्शन हो रही है, सीधी सी बात। द रिजल्टिंग ऑक्साइड, तो यूरेनियम का ऑक्साइड बन गया। यूओ कितना बनता होता है अभी, UO3 या UO2 बनता है, आई एम नॉट कंफर्म्ड, यूरेनियम ऑक्साइड बनेगा समथिंग। ठीक है, उसका वेट आता है 2.806, तो इसका वेट दे रखा है 2.806। ठीक है, वैसे इस रिएक्शन से हमें कोई देना देना नहीं है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, बस यूरेनियम ऑक्साइड बन गया। डिटरमाइन द इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, वैसे ये रहा U3O8 बनेगा नीचे। ठीक है, मेरे को समझ में आ गया, आगे ये दिया होगा ना डेफिनेटली आंसर में। ठीक है, तो यहाँ पर U3O8 बनने वाला है, और वो कह रहा है उसका वेट है 2.806 ग्राम। ठीक है, हमने यूरेनियम लिया था 2.38, और 2.806 ग्राम बन गया। ठीक है, डिटरमाइन द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड। एटॉमिक मास यूरेनियम का 238 दे रखा है, ऑक्सीजन का 16 दे रखा है। ना दिया हो तो पीरियोडिक टेबल से देख लो, दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ इन्होंने दे दिया 238 और 16, और 238 ग्राम यूरेनियम लिया इसने, 2.38 ग्राम यूरेनियम, हमारी हेल्प के लिए कि कैलकुलेशन मुश्किल ना पड़े। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, क्या निकालना है? एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, यस गाइज,
क्लियर है सबको? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो तो स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे, स्टेप 2 क्या करेंगे, थर्ड और फोर्थ स्टेप यहाँ पर नहीं आएगा, वो मैं आपको बता दूंगा। कैलकुलेट द परसेंट ऑफ द यूरेनियम ऑक्साइड इन द ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की केस में यूरेनियम ऑक्साइड कितना है, 2.806 ग्राम ऑक्साइड के अंदर यूरेनियम है 2.38 ग्राम, क्योंकि 2.38 ग्राम हमने यूरेनियम लिया था और उसका ऑक्साइड बना दिया पूरे के पूरे का, और टोटल ऑक्साइड का वेट आया 2.806 ग्राम। तो अगर टोटल ऑक्साइड का वेट इतना है तो डेफिनेट सी बात है कि इस टोटल ऑक्साइड में इतना यूरेनियम होगा 2.38। परसेंट क्या आएगी भाई, 1 ग्राम में कितना होगा और 100 ग्राम में कितना होगा ऑक्साइड के अंदर, तो 2.38 डिवाइड बाय 2.86 और 806 और मल्टीप्लाई में 100, तो ये आ गया 84.82%। यहां तक क्लियर हुआ सबको? परसेंट ऑफ यूरेनियम निकालना है सबसे पहले, क्लियर है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, टू कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला को कैलकुलेट करने के लिए एक टेबल दी हुई है, ये टेबल आपको बनानी है और याद करनी है। ये टेबल याद होनी चाहिए, नॉट ओनली जस्ट बनानी है, इसको याद करना है कि ये हमेशा ऐसे ही बनानी है। सबसे पहले देखो क्या लिखा हो इसमें, यूरेनियम डाल दिया, यू सिंबल है, ओ सिंबल है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो भी एलिमेंट उसने दिए यहाँ लिख लीजिए, उनका परसेंटेज लिख लीजिए, ये परसेंट है इनका। यूरेनियम के अंदर देखो 84.82% है यूरेनियम, तो बाकी का बचा हुआ क्या होगा, इन डिफॉल्ट है ऑक्सीजन होगा, है ना। यहाँ ऑक्सीजन की परसेंटेज इसने यहाँ भी निकाल रखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 100 में से माइनस कर दो, बाकी का बचा हुआ परसेंटेज होने वाला है। ठीक है, तो परसेंट आ गया इसका। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या करना है, एटॉमिक मास देखना है, 238 और 16। यूरेनियम का 238 एटॉमिक मास होता है, ये देखो ऊपर दे रखा है भाई, ध्यान दो, ऊपर दिया हुआ यूरेनियम और ऑक्सीजन का, ना दिया हो तो आप पीरियोडिक टेबल से चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे वो जनरली देगा, लेकिन आपके सामने जो स्क्रीन पे आ रहा है ऑक्सीजन, बहुत बार हमने एग्जांपल लिया ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का तो आपको याद हो जाना चाहिए, यूरेनियम का नहीं लर्न है, यूरेनियम अब 238 उसने खुद दे दिया। ठीक है, अब होगा क्या, ध्यान देना, 238 16 दोनों को करना क्या है, अब जो इनका परसेंटेज है उससे डिवाइड कर देना उनके एटॉमिक मास को। तो एटॉमिक परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, डिवाइड करने पर जो भी नंबर आएगा, अब इन दोनों में से जो छोटा नंबर है ना, उससे दोनों को डिवाइड कर दो, छोटा नंबर, तो छोटा नंबर तो ये है, तो इसको डिवाइड कर दो, क्योंकि ये होल नंबर बनाना हमें, तो ये इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये तो आ गया 1, इसकी वैल्यू तो 1 आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, हमें 1 ही चाहिए, ऐसा ही कुछ चाहिए। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जब इसको भी सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2.666। क्लियर है? दोनों की वैल्यू आने के बाद अब क्या करना है, अब आपको इन दोनों को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये होल नंबर बन जाए। 2.6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये होल नंबर बन जाए, 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये होल नंबर बन जाता है, 8 आ जाता है। करके देखो, 3 6 18 का 8 लगेगा, 3 दूना 6 और एक 7, 7.8, 666 है तो 7.9 बनेगा, वो 8 आ जाएगा, होल नंबर में उसे लिख सकते हैं। तो ये बन गया 8, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन गया 3। ये स्टेप समझ में आया भाई? सबसे पहले परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज आपने निकाल ली, उसके बाद में एटॉमिक मास से उसको डिवाइड कर दीजिए, फिर उसमें जो सबसे छोटा है उससे डिवाइड कर दीजिए, बाद वाली प्रोसेस आसान है, सबसे छोटे से डिवाइड करो और फिर होल नंबर बना दो, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहला स्टेप ही आप शायद भूल जाओगे, ये यानी ये बीच वाला फॉर्मूला याद रख लो, परसेंट बाय एटॉमिक मास, मोल्स ऑफ द एलिमेंट निकालने का तरीका है परसेंटेज बाय एटॉमिक मास, क्योंकि परसेंट को हम 100 मान के चल रहे हैं, तो ये मोल 100 के अंदर 100 में से कितने मोल ये हैं, इसका इतने मोल है, उसका इतने मोल है, 1 में से ये मोल आ जाएंगे, सिंपल सी बात है, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स आते हैं ये, और यही इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। सर मोलर रेशियो कैसे निकाला? क्या कह रहे हो? मोलर रेशियो। मोलर रेशो किधर है, मोलर रेशो ये सर उसका। यस सर। सिंपलेस्ट मोलर रेशो, देखो बेटा क्या करना है, इन दोनों में छोटे वाला कौन सा है, जो छोटा डिजिट है ना, उससे दोनों को डिवाइड कर दो, तो एक तो पक्के तौर पर 1 आ जाएगा, और दूसरे वाला जो है वो कुछ भी आए, अब हमारे पास 1 और 2.66 आ गया, तो इसे होल नंबर बनाने के लिए ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि दोनों होल नंबर बन जाए, दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों होल नंबर बन जाएंगे, ये बन गया इंपेरिकल फॉर्मूला U3O8। क्लियर है, ओके समझ सर। में आया? ठीक है, यस सर। सिंपल है, ये टेबल आपको याद रखने है। अंशिका बेटा बोलिए, आपकी क्वेरी क्या है? सर जो हमने सर्कुलर स्कोर नंबर बनाया 3 और 8 लिया है राइट साइड में, तो मतलब जैसे कि 2.66 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि वो होल नंबर आ जाए, तो वो कॉमन लेना है दोनों में।
हाँ नहीं देखो देखो ऐसा है, अगर 2 से ज्यादा हो, वैसे तो ऐसा कभी होगा ही नहीं कि सारे होल नंबर बने ही ना, क्योंकि वो ऑब्वियस है, उसका कोई तो फॉर्मूला होने वाला है। लेकिन यहाँ देखो एक आया 1, यूरेनियम के लिए आ रहा था, इसको थोड़ा साइड में करता हूँ मैं, थोड़ा बेटर आपको नजर आएगा। यूरेनियम के लिए आ रहा था 1 और ऑक्सीजन के लिए आ रहा था ये 2.66। ठीक है, एक 1 हो गया, एक तो पक्का 1 मिलेगा। क्यों? जो सबसे छोटा नंबर होगा इन दोनों में, ये सबसे छोटा नंबर आपको नजर आ रहा है, ये 0.3562 ही निकलेगा। तो इसको इसी से डिवाइड करोगे, ये तो 1 पक्का बन जाएगा। एक तो 1 पक्का बनेगा, एक से ज्यादा एलिमेंट भी हो सकते हैं, यहाँ हाइड्रोजन भी हो सकता है, तो इसका भी कुछ मान लो 2.13 ऐसा कुछ भी आए, एनीथिंग एल्स, या 3.13 आए, तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी 3 से, इसको भी 3 से, तो तीनों होल नंबर अपने आप बन जाएंगे। ऐसा आप होगा ही नहीं कभी कि वो ना बने, कि तीनों का एक कॉमन नंबर ना हो, पहली बात। दूसरी चीज बता देता हूं, अब आप कह रहे हो कि 2.66 को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें कैसे पता लगेगा? सिंपल तरीका होता है, इसे 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है भाई? तो 2.6 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 6 दूना 12 और 2 दूना 4 5, 5.2 आता है। 3 से मल्टीप्लाई करो तो 6 दिया 18 होता है, 3 दूना 6 और 1 7 आएगा, 7.8 आता है। ये 0.2 ज्यादा है, ये 0.2 कम है। अगर मैं 6 लगाऊंगा तो ये 0.2 0.3 बन जाएगा, और अगर मैं यहाँ इसके आगे 6 और 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 7.9 बनेगा। तो 7.9 इज मोर नियरर, ये 8 के नियर है। आगे 6 और लगा देंगे तो ये 8 के और नजदीक चला जाएगा। तो सिंपल 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये पक्के तौर पर 8 बन जाएगा, इसलिए यहाँ पर 8 आ गया। क्लियर है, समझ में आया ये? तो आपको गैस लगाना पड़ेगा, पहले 2 से मल्टीप्लाई करो। देखो सिंपल होता है हमेशा, पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर 3 से करो, फिर 4 से करो, फिर 5 से। इतने नंबर्स में आपको आंसर मिल जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा आंसर। और अगर आपने ट्रायल मेथड से ही होगा? हाँ, हिट एंड ट्रायल बेटा, इसको निकालने का और कोई मेथड नहीं है, जस्ट हिट एंड ट्रायल। ठीक है, 2 3 4 5 से आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, 5 से ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और वैसे भी देख के, शक्ल देख के कई बार समझ में आ जाता है। इस तरह से जो भी आपके पास नंबर आया वो U3O8 बन गया। ये है आपका U3O8 इंपेरिकल फॉर्मूला। अब मान लो कि वो ग्लूकोज होता, C6H12O6, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या बनता है इंपेरिकल, पता है? CH2O, C1H12H2 हो जाता और O1 होता। ठीक है, ये बनता। अब वो क्या बताएगा, एक और चीज ऐड कर देता है। ये मैंने सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल लिया है ताकि आपको ये प्रोसेस याद रहे। अब एक और चीज इसमें ऐड हो जाए तो, कि अगर वो बोल दे कि मोलिकुलर फॉर्मूला आपको दे दे, तो यहाँ यूरेनियम का 238 होता है ना, चलो मैं इसको 238 थोड़ा एग्जांपल करके देखते हैं। ये 1400 कुछ आ रहा 28। ठीक है, मैं आपको थोड़ा विजुअलाइज करवा दूंगा इसका, आपको बेटर लगेगा। 1428 और में प्लस 1628, सपोज दैट 1684। ठीक है, मान लो कि मोलिकुलर फॉर्मूला 1684 वो दे देता आपको कि मोलिकुलर फॉर्मूला ये है। अब इंपेरिकल फॉर्मूला कितना है भाई? इंपेरिकल मोलिकुलर फॉर्मूला का मास है, ये मास, सॉरी मोलिकुलर फॉर्मूला नहीं है, मोलिकुलर फॉर्मूला तो वो आपको कहेगा फाइंड कीजिए, ये फाइंड कीजिए, और मास आपको बता दिया, ये मास निकल गया आपका। अब आपको, आपने ढूंढ लिया इंपेरिकल फॉर्मूला U3 और O8, ये इंपेरिकल फॉर्मूला है, तो इंपेरिकल फॉर्मूला का मास निकालिए। है किसी के पास कैलकुलेटर, वो मास निकाल सकता है क्या इंपेरिकल फॉर्मूला का मास? तो U क्या, 238 मल्टीप्लाई में 3 आएगा, इक्वल आ गया 714। ठीक है, और 16 इंटू 8, 128 प्लस 714 इक्वल आएगा 842। तो सिंपल ये आएगा 842, ये है इंपेरिकल फॉर्मूला मास 842। वॉइस सबके लिए चली गई क्या? किसी को वॉइस आ रही है मेरी? सर आ रही है। यस आ सर। रही है। यस सर। आ रही है भाई, मेरा इंटरनेट ठीक है बेटा, आप अपना चेक कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये है इंपेरिकल फॉर्मूला मास। इंपेरिकल फॉर्मूला मास मैंने निकाल लिया, U3O8 का मल्टीप्लाई डिवाइड किया, यूरेनियम 238 है, 3 लगे हुए हैं, 3 बार 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 बार जोड़ दो। ऑक्सीजन 8 लगे हैं, 8 बार जोड़ दिया, टोटल आया 842। और मेरे को मोलिकुलर फॉर्मूला उसने दे दिया, मोलिकुलर फॉर्मूला मास। तो अगर मैं मोलिकुलर फॉर्मूला मास को डिवाइड कर दूं इंपेरिकल फॉर्मूला मास से, तो ध्यान देना मेरे पास वैल्यू आती है 2। अगर मैं इस फॉर्मूले को O8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो U6 और O16 ये आ जाएगा मेरे पास मोलिकुलर फॉर्मूला।
समझ में आया कैसे आया मोलिकुलर फॉर्मूला? मोलिकुलर वेट और एम्पेरिकल फॉर्मूला के वेट को दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, आपके पास एक नंबर आएगा, उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एम्पेरिकल फॉर्मूला ऐसे ही तो बनता है। U6O16 का एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे बनाओगे? दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 से डिवाइड कर दो, U3O8 बन गया, ये बन गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। लेकिन एग्जैक्ट फॉर्मूला तो U6O16 था। तो इस तरह से हमें अगर मोलिकुलर वेट दे रखा हो, मोलिकुलर फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं उससे। मोलिकुलर वेट को एम्पेरिकल फॉर्मूला के वेट से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास वो नंबर आ जाएगा जिससे वो डिवाइड हुआ है, वो यहाँ 2 आ रहा है जैसा कि इस केस में। और फिर आसानी से आप एम्पेरिकल फॉर्मूला से मोलिकुलर फॉर्मूला भी बना सकते हैं। समझ में आया भी सबको ये? यस सर। गाइस, ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। अब एक और चीज बता देता हूं आपको, रेफरेंस बुक्स या आपने अगर प्रदीप्स की बुक देखी होगी, प्रदीप्स की बुक्स होगी ना सबके पास, उसके अंदर ना एक और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकालने के लिए भी उसी फॉर्मूले से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना निकलेगा वैसा सेम ऐसा ही सम है, यहां तक तो ऐसा ही होगा। उसके बाद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के लिए उसको थोड़ा अलग स्टेप से करना पड़ेगा, वो थोड़ा और लेंथी हो जाएगा, सम बड़ा होता जाएगा, प्रोसेस यही रहेगी, आपको आसानी से समझ में आएगा, लेकिन उस पर आपको टाइम लगाना पड़ेगा। इसके 4-5 सम प्रदीप की बुक में दे रखे हैं, एनसीईआरटी में भी 2-3 मिल जाएंगे, दोनों को कीजिए हो सके तो, वरना कम से कम इसके ऊपर 5 सम जरूर कीजिए। समझ में आ गया सबको कैसे होने वाला है? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है वो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है? ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ बेटा। देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है? सबसे पहले तो आपको परसेंटेज पता होनी चाहिए, परसेंटेज हम निकाल लेंगे, उसने ग्राम में दिया है तो हम 100 में से कितने ग्राम होगा निकाल लिया, परसेंटेज दोनों की निकल गई। परसेंटेज को सीधा सीधा परसेंट जो है, परसेंट को डिवाइड कर दो एटॉमिक मास से तो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं, और ये जो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट स्टेप। ये याद रह गया तो समझ लेना सारा याद रह जाएगा। कैसे? परसेंट बाय एटॉमिक मास करना है आपको, तो परसेंट निकालनी पड़ेगी, एटॉमिक मास उसने दे रखा है, दोनों को निकाल लो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? जो सबसे कम आया ना वैल्यू, उसको दोनों से डिवाइड या तीनों से डिवाइड कर दो, तो ये सबसे कम वैल्यू है, इसको इसी से डिवाइड कर दिया, और इस वैल्यू को, इसकी वैल्यू को भी इसी छोटे वाली वैल्यू से डिवाइड कर दिया, जो भी वैल्यू आ जाएगी। अब उसके बाद कुछ नहीं करना, होल नंबर में चेंज करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करो, दैट्स इट। तो आपके पास एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया, पहला स्टेप कंप्लीट। और याद रखना वो कैसे, परसेंट बाय एटॉमिक मास, बस ये याद रख लेना, जितना परसेंट था और एटॉमिक मास से उसको डिवाइड कर दिया हमने, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आएंगे रिलेटिव वाले। कैसे? अब नंबर ऑफ मोल कैसे आ गए, ये यहाँ लिखा हुआ थोड़ा कंफ्यूज करेगा आपको। तो मान लो ये गिवन मास है 84.82, अगर टोटल हमारा 100 होता, टोटल मास 100 ग्राम होता, परसेंट का मतलब ये होता है ना 100 में से कितना, तो टोटल अगर 100 ग्राम होता तो उस 100 ग्राम में से गिवन मास ऑफ यूरेनियम कितना है 84.82, तो ये गिवन मास हो गया। इसको डिवाइड कर दो एटॉमिक मास से 238, गिवन मास बाय एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। क्योंकि 100 मानकर हमने किया था कि अगर ये 100 है तो इतना होगा, तो इसलिए जो नंबर ऑफ मोल आए रिलेटिव आए, एग्जैक्ट नहीं आए, क्योंकि क्या पता कितने, बट रिलेटिवली 100 के अकॉर्डिंग अगर 100 मोल 100 ग्राम हम टोटल मास मान लें, तो उसके हिसाब से 84 ग्राम जो है वो यूरेनियम है, और उसको 84 ग्राम को डिवाइड करते हैं तो ये इतना आता है, दैट इज व्हाई ये नंबर ऑफ मोल ही आएगा। तो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल, क्योंकि रिलेट किया है 100 ग्राम से। ये चीज याद ना रहे तो भी कोई बात नहीं है, आप इसको मान सकते हैं गिवन मास बाय मोलर मास, सिंपल, गिवन मास परसेंट को 100 में से मान रहा हो, सीधी सी बात है। हाँ भाई, क्लियर है? ये सबको समझ में आ गया? सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है, ये याद रह गया तो आगे की प्रोसेस बड़ी आसान है। यस सर। ठीक है, चलो ठीक है। यस सर, आगे अब आगे का सारा कुछ यही है, एम्पेरिकल फॉर्मूला सब जगह पे यही दे रखा है, एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, सारे क्वेश्चंस अब आगे के आसान है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड एक्सप्रेस द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम एंड वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द फॉर्मूला। तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है H2O2, दोनों को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बन गया? HO। यस, क्लियर है? ये बीच के स्टेप मत देखो, बकवास है, ये बकवास लिखी हुई है, महाबकवास। ठीक है, कहीं इसमें कंफ्यूज हो रहे हो, पहले ही बता रहा हूं, H2O2 HO CH4, क्या ये किसी कॉमन चीज से डिवाइड हो सकते हैं? नहीं हो सकते, CH4 ही रहेगा इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। C2H6 CH3 बन जाएगा, 2 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6। C2H4O2 सारे के सारे 2 से डिवाइड हो रहे हैं, CH2O बन जाएगा। हाँ भाई, मोलिकुलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला समझ में आ गया सबको?
वैसे तो ये कल ही हो चुका है, लेकिन क्या होता है मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फॉर्मूला में कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है कि अगर उस एग्जैक्ट फॉर्मूला में कोई कॉमन मैथमेटिकल डिजिट है उसको डिवाइड कर दीजिए, एम्पेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा। ये किसी काम का नहीं होता, लेकिन ये काम क्या आता है, जैसे हमने यहाँ न्यूमेरिकल किया तो न्यूमेरिकल में जब लास्ट फाइनल वैल्यू मिलेगी ना, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला ही मिलती है, ये मॉलिक्यूलर मिलती नहीं है कभी। तो यहाँ बार बार जो वैल्यू आ रही थी तो हमने इसको एक अलग नाम दिया था। कल आप लोग पूछ रहे थे कि आप में से कुछ बच्चे कि सर एम्पेरिकल फॉर्मूला कहाँ से आया, ये आया है कहीं से नहीं। जब न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो हमारे पास ऐसी, यानी कि हमारे पास ये डिविजिबल वाला ऐसा वाला फॉर्मूला आता है, ऐसा नहीं निकाल पाते हम। तो बार बार यही आ रहा था, तो इसलिए हमने इसको एक अलग नाम दे दिया कि ये एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है, बाद में इसके ऊपर कुछ वर्कअप होगा और उसके बाद ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा। वो क्या वर्कअप होता है, किसी कॉमन डिजिट से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कैसे निकालें कॉमन डिजिट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास पता होना चाहिए, एम्पेरिकल फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए, दोनों के मास को डिवाइड कर दो, वो कॉमन डिजिट आ जाएगा, उस कॉमन डिजिट से एम्पेरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके सामने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर है? एम्पेरिकल फॉर्मूला को सिंपलेस्ट फॉर्म बोल सकते हैं। बिल्कुल बेटा। अंशिका बेटा बोलिए, क्या डाउट है आपका? सर अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ना दिया और सिर्फ एम्पेरिकल दिया तो इससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ना दिया हो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का वेट जरूर दिया होगा बेटा, ठीक है, मास जरूर दिया होगा। जैसे मैं यहाँ पर ना इसका एग्जांपल लेता हूँ, ये छोटे वाला एग्जांपल, यूरेनियम वाला बड़ा था, शायद आपको समझ ना आया हो, है ना। देखो H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सपोज ये अपने को नहीं दिया, ठीक है, और अपने को दे रखा है HO, ये इंपेरिकल फॉर्मूला है, ये अपने को दे रखा है, इसका मास तो हम निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन का 1 होता है, 16 ऑक्सीजन का होता है, टोटल हो गया 17। तो 17 हो गया इसका इंपेरिकल फॉर्मूला मास, जो है वो हो गया 17 ग्राम, ठीक है, पर मोल। ग्राम लगाएंगे पीछे तो पर मोल लगाते होते हैं, याद रखना, एक मोल में 17 ग्राम होते हैं, सिंपल ये समझ सकते हैं। अब उसने ये फॉर्मूला पूछ लिया तो भाई उसको कुछ तो हमें बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? कम से कम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास ही दे दे। ये फॉर्मूला नहीं दिया उसने, सपोज ये नहीं है आपके पास, ठीक है, ये मैं बॉक्स आउट कर देता हूँ कि ये है ही नहीं आपके पास, इसको भूल जाओ। सिर्फ ये दिया था, ये हमारे पास आ गया और हमने 17 ग्राम पर मोल भी निकाल लिया, इसका मोलर मास भी निकाल लिया 17 ग्राम। बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का वो मास जरूर देगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। तो वो कितना देगा? हाइड्रोजन 2 है, 16 32 और 2 34। वो कहेगा 34 जो है ग्राम पर मोल है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास। ये नहीं दिया, ये है ही नहीं आपके पास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास दे दिया, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास हमने निकाल लिया। दोनों मास को डिवाइड करना है, बड़ा डिवाइडेड बाय छोटा। बड़ा हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास ही होगा, या इक्वल हो सकता है या बड़ा होगा। डिवाइड कर लिया, आ गया 2। इसका मतलब जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है ना मेरे पास, एम्पेरिकल फॉर्मूला HO, अगर मैं इस HO को पूरा 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा H2O2। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया। कम से कम वो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास जरूर देगा अगर वो क्वेश्चन पूछेगा तो। अगर मास नहीं देगा फिर तो उसको नहीं निकाला जा सकता, फिर कुछ और चीज या फिर कुछ और तिकड़मबाजी करके निकल सकता, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसे कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा जब जब कि आप, ताकि आप उस क्वेश्चन तक पहुंच जाओ। समझ में आ गया बेटा? यस सर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सर है ना। पीछे वाला समझ नहीं आया। सॉरी, क्या कह रहे हो बेटा? सर बैक वाला क्वेश्चन था वो समझ नहीं आया। आपकी आवाज नहीं मुझे सुनाई दी सही से, क्या पूछ रहे हो? पीछे से नॉइस आ रहा है आपकी आवाज में। सर मैं कह रहा था जो पीछे वाला क्वेश्चन था वो समझ नहीं आया। क्या था? मुझे अभी भी नहीं समझ में आया। किसी को पता तो लगा पीछे क्या? वाला कोई क्वेश्चन दूसरा बच्चा बता सकता है मेरे को? नो सर। नहीं समझ में आया किसी को भी? बेटा लिख दो, दैट विल बी बेटर। सर इसकी वॉइस ब्रेक सर हो मैं रही कह है। रहा था सर पीछे वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया था। पीछे वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया? ये क्वेश्चन, यस सर। यस सर। इस क्वेश्चन में देखो उन्होंने क्या कर रखा है, ठीक है, दोबारा से सुन लो। वो बोल रहा है कि यूरेनियम दे रखा है, यूरेनियम को गर्म किया तो हमारे पास क्या आया? यूरेनियम ऑक्साइड आ गया। ये यूरेनियम ऑक्साइड का इतना मास है, यूरेनियम का इतना है, ठीक है, इसको गर्म करने पर ये मास आ गया हमारे पास। अब हमने इससे परसेंट निकाल लिया, तो भाई परसेंट ऑफ यूरेनियम कैसे निकलेगा? जो मास दे रखा है यूरेनियम ऑक्साइड का और जो यूरेनियम का मास है, दोनों को डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों डिवाइड होंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 में से कितना है वो आपके पास परसेंट आ गया, 84%। अब दो ही चीजें हैं, तो 84% यूरेनियम है तो ऑक्सीजन कितना होगा? माइनस कर देंगे उसको, तो 15.18% ऑक्सीजन हो गया।
दोनों का परसेंटेज हमारे पास आ गया। अब आपके पास परसेंटेज अगर है एलिमेंट्स का, तो सीधी सी बात, परसेंटेज को, ये मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप है यहाँ का, परसेंटेज को डिवाइड कर दीजिए मोलर मास से। रिलेटिव एटॉमिक मास और रिलेटिव नंबर ऑफ मोल आ जाते हैं ये। रिलेटिव एटॉमिक मोल आने के बाद इन रिलेटिव एटॉमिक मोल में जो सबसे छोटा मोल है, जिसकी वैल्यू सबसे कम है, इसकी वैल्यू यहाँ पे सबसे कम, इसको सबसे डिवाइड कर दो। इसको इसी से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। इसको अगर इस नीचे वाले से, ऑक्सीजन वाले से डिवाइड करेंगे 2.66 आएगा। तो ये 1 और 2.66 आने के बाद आपको ऐसे नंबर से इनको मल्टीप्लाई करना है, 1 को और 2.66 को। वो नंबर होगा, जैसे यहाँ पर अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये 8 आ जाएगा और ये आ जाएगा 3। तो इस तरह से आपके पास में 8 और 3 आ गया। यही इंपेरिकल फॉर्मूला बनाएगा। यूरेनियम 3 है, ऑक्सीजन 8 है, ये आपका इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया सीधा। समझ में आया? क्या करना है? बस सीधी सी बात है, परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास, दैट इज, सिर्फ इतना ही करना है। क्लियर है? ठीक है बेटा, 1 मिनट रुकिए जरा। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। हाँ बेटा, समझ में आ गया भाई? ये सबको आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए। एन ऑक्साइड ऑफ सल्फर कंटेन 50% ऑफ सल्फर इन इट, इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला इज। ऑक्साइड है सल्फर का, ये है सल्फर, सल्फर का ऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन एक्स लगा है, SO(X), हमें नहीं पता कितने ऑक्सीजन लगे हैं, ठीक है। वो बोल रहा है कि इसमें 50% सल्फर है, सल्फर 50% है, तो सल्फर ऑक्साइड ऑक्सीजन कितना होगा? वो भी 50% ही होगा। यस, टोटल 100% ही होती है कोई चीज। हाँ बेटा, ये बात समझ में आ गई? यस सर। अब हमें वो टेबल बनानी है। उस टेबल में क्या था भाई? मोलर मास परसेंट। सपोज दैट यहां मैं सल्फर लिख रहा हूं, ठीक है, और ये है ऑक्सीजन, तो इसके अंदर हम परसेंटेज डिवाइडेड बाय क्या था? मोलर मास 32, और ऑक्सीजन के केस में परसेंटेज डिवाइडेड बाय 16। जो भी नंबर आएगा, ठीक है, इसको चेक करते हैं जरा। 50 डिवाइडेड बाय 32 था 1.5625, 1.5625, और 50 डिवाइड बाय 16, 50 डिवाइडेड बाय 16, 3.125, 3.125 ये आ गया। अब हमें क्या करना है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो लेना है। तो यानी कि इन दोनों को, जो इनमें सबसे छोटा उसी से डिवाइड कर दो। 1.5625 यही छोटा है, इसको इसी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। कितना आ गया? 1 आ गया। और यहाँ 1.5625 डिवाइडेड बाय, नहीं उल्टा लिख रहा हूँ, ऊपर तो भी आएगा ना, 3.125 डिवाइडेड बाय 1.5625 कितना आएगा भाई? ये किसने कैलकुलेट किया? 3.125 डिवाइडेड बाय 1.5625 आता है सीधा। इसे तो होल नंबर बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। 1:2, यानी कि इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? ये इंपेरिकल फॉर्मूला आएगा SO2, दैट्स इट। हाँ बेटा, समझ में आ गया सबको? बिल्कुल वही प्रोसेस की है जो आपको बताई गई थी। क्लियर है? SO2 ए आंसर है, सभी ने ए दिया, 2 दिया, सही है, SO2, दैट्स इट, राइट। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा भाई। नेक्स्ट, a gas is found to contain 2.34 gram of nitrogen and 5.3
4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, सिंपलेस्ट फॉर्मूला वही होता है भाई, ठीक है। तो इन्होंने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दे दिया कि एक गैस है जिसके अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भरा हुआ है और वो ग्राम में दे रखा है, इसने ग्राम में दिया है, तो परसेंटेज निकाल लें कितने परसेंट है। कैसे निकलेगा परसेंटेज? नाइट्रोजन के ग्राम दे रखे हैं 2.34, ऑक्सीजन के दे रखे हैं 5.34, ग्राम है दोनों के, ठीक है। टोटल कितना होता है, परसेंटेज क्या होती है अभी, नाइट्रोजन की परसेंट निकालेंगे तो 2.34 डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल 2.34 प्लस 5.34, ठीक है। कितना आएगा, मल्टीप्लाई में 100। सॉल्व करो भाई, नाइट्रोजन कितने परसेंट आ रही है, सॉल्व कर रहा है कोई? यस गाइस, यस सर मैं कर, ठीक है। 7.68 तो ये आएगा और इसके बाद 2.34 डिवाइडेड बाय 7, ये आता है 30 पॉइंट, गड़बड़ करी मैंने क्या, नहीं 30 पॉइंट, नहीं उल्टा लिख रहा हूँ, 0.30468, ये आएगा। इतना परसेंट आ गया नाइट्रोजन, तो ऑक्सीजन कितने परसेंट आएगी, क्या निकालने की जरूरत है क्या? नहीं निकालने की जरूरत। ऑक्सीजन आप डायरेक्टली 100 में से माइनस कर सकते हैं, 100 में से अगर माइनस कर देंगे तो कितना निकलेगी? इज दिस गलत कर रहे हैं क्या हम? 30 पॉइंट आ रहा है, मल्टीप्लाई 30 पॉइंट। मल्टीप्लाई, हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है, मैंने पहले सही लिखा था, गड़बड़ कर दी। 30.46 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 तो किया ही नहीं। 30.468% आ रही है नाइट्रोजन। ऑक्सीजन कितनी आएगी? तो ऑब्वियस है ऑक्सीजन के लिए सर 69 पॉइंट कुछ आएगी। 30.468 माइनस 100 69.532, 69.532%। दोनों की परसेंटेज आ गई, बात खत्म है। तो भाई यहाँ नाइट्रोजन लिख लो, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही था, परसेंटेज आने के बाद दोनों को मोलर मास से डिवाइड करना है। 30.468 डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन का मोलर मास 14 होता है, कैलकुलेट करो इसे, और 69.532 डिवाइडेड बाय 16 होता है ऑक्सीजन का, दोनों को कैलकुलेट करते हैं, कितना आएगा? 30.468 डिवाइडेड बाय 14, ये आता है 2.176 और दूसरा आएगा सर 11.588। ये दूसरे वाला आएगा। यस सर। अरे नहीं, सर नहीं 69.5 को करोगे 4.34 4.345 5 सर 5 4.345 ये आएगा। अब क्या करें, दोनों में जो छोटा है, दोनों में जो छोटा है वो यही वाला छोटा है, तो इससे डिवाइड कर देंगे। 2.176 को डिवाइड करो 2.176 से, और इसके केस में भी 4.345 को डिवाइड कर देंगे 2.176 से, ठीक है। ये तो आ गया 1, और ये कितना आएगा? 4.345 था ना, डिवाइडेड बाय 2.17 है इसका, है ना, यहाँ सर 1.99 आएगा 2.176 सर 1.99 आएगा 1.99 अप्रोक्सीमेटली 2 आ गया, सीधी सी बात ये कर सकते हैं 1.99, तो इसको भी इक्वल अप्रोक्सीमेटली 2। तो ये यानी नाइट्रोजन अगर 1 है, सीधी सी बात है, तो ऑक्सीजन होने चाहिए 2, NO2 इज द राइट आंसर, फोर्थ। यस, समझ में आ गया बेटा, ये परसेंटेज निकल रहा है, वही सेम टू सेम है जो कल हमने प्रोसेस कम की थी, उसी के ऊपर क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, दैट्स इट, ठीक है। और सारे सेम है, आपको एक ही स्टेप याद रखना और कुछ नहीं करना। मोलैरिटी, अब बात आती है मोलैरिटी क्या होती है। अब भाई कुछ और फॉर्मूलाज हम करने वाले हैं। हमने मोल कॉन्सेप्ट कर लिया, मोल कॉन्सेप्ट में मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला 4-5 फॉर्मूले हैं, और ये 4-5 फॉर्मूले हो गए। उससे पहले हम सारी परसेंट वाली कहानी गा रहे थे, सब परसेंट वाली कहानी थी, ठीक है। लेकिन अभी हम थोड़ा बेटर काम करेंगे, ये है मोल कॉन्सेप्ट का कोर।
जो आपको 70% बताया था कि मोल कॉन्सेप्ट पहले समझ में आना चाहिए, वो आ गया। तो इसके बाद मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, ये तीन ही चीजें हैं जो कोर ऑफ द लेसन है। ये तीन चीजें कर ली तो समझ लेना 90% लेसन आपको आ गया। तो तीन फॉर्मूले हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी और नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी में खुद में 4-5 फॉर्मूले हैं नॉर्मैलिटी के, बट मोलैरिटी और मोलैलिटी एक एक फॉर्मूला, 2 फॉर्मूले वो 5 वो 7 फॉर्मूले आपने कर लिए, समझ लेना 90% लेसन आपने कर लिया। बट अगर प्रैक्टिस नहीं की तो फिर कुछ नहीं किया। मैं पहले ही बता चुका हूँ, फॉर्मूला बताने से प्रैक्टिस नहीं होती है। यू शुड हैव टू लर्न दिस, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द लीटर 1 लीटर ऑफ द कॉल्ड मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है, ये डेफिनेशन मत करना, बिल्कुल बकवास वाहियात है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय सॉल्यूशन इन लीटर, सीधी सी बात है। मोलैरिटी को, मोलैरिटी इसको बड़े एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आपको याद रखना होगा, बड़ा एम। और ये क्या होता है, जनरली हम सीधा बोलते हैं मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन आएगा नीचे, सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर दे रखा है, सॉल्यूशन कह लो। मोल किसके होंगे, सोल्यूट के। सोल्यूट क्या होता है भाई, सोलवेंट और सोल्यूट में डिफरेंस पता है, जो कम होता है वो सोल्यूट है, जो ज्यादा होता है वो सोलवेंट है। अब इसको याद कैसे रखें, स्पेलिंग चेक करो इनकी। सोल्यूट में 6 लेटर आते हैं, सोल्यू और सोलवेंट में 7 आते हैं। हाँ बेटा, सोल्यूट में 6 लेटर हैं, सोलवेंट में 7 हैं। जो ज्यादा है, जिसमें ज्यादा लेटर आते हैं वो ज्यादा होता है, जो कम लेटर आते हैं वो कम होता है। सर वो सारे 7 फॉर्मूले एक स्लाइड पर करवा दीजिए प्लीज। अरे बेटा एक तो सीधा आ गया, वो 2 तो सीधे, सुनिए 2 फॉर्मूले अलग अलग ही करवाए जाएंगे, मोलैरिटी और मोलैलिटी के। जो नॉर्मैलिटी के 5 फॉर्मूले हैं वो आपको एक ही स्लाइड पर करवाएंगे, वो सबसे मुश्किल काम है इस लेसन का। 5 ही फॉर्मूले हैं, देख के लगता होगा कि मुश्किल कैसे हो सकते हैं, 5 तो हम रट देंगे। पांचों सेम से हैं, एक जैसे दिखते हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। 5 भाई हैं और पांचों की शक्ल एक दूसरे से मिलती है, और मैंने आपको पांचों एक दिन दिखा दिए, सेम ड्रेस पहन के दिखा दिए, नहा धो के शेव करके बढ़िया तरीके से, समझ गए। अब क्या होगा, अगले दिन मैं सबकी ड्रेस अलग अलग करके बता दूं कि बताओ पहले वाला कौन सा, उनके नाम भी बता दिया, आप नहीं बता पाओगे ना। वैसे ही हमारा दिमाग होता है, सेम चीजों को वो जल्दी से याद नहीं रख पाता, इसीलिए वहां पर वो सेम फॉर्मूला है, इसलिए वो याद नहीं रहेंगे। तो पहले मोलैरिटी और मोलैलिटी कीजिए, फिर नॉर्मैलिटी के 5 फॉर्मूला अलग से आपको याद करवाए जाएंगे, डोंट वरी। 7 फॉर्मूला के लिए स्लाइड मिल जाएगी बेटा, चिंता मत करो, ठीक है। फॉर्मूले के चक्कर में नहीं, जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक फॉर्मूला कोई फायदा भी नहीं होने वाला। 7 क्या, मैं आपको एक फॉर्मूला बुक दूंगा, ठीक है, जिसमें सारे फॉर्मूला लिखे होंगे केमिस्ट्री के लेसन्स के, सब लेसन्स के, छोटे से लेकर बड़ा तक सारे। लेकिन उसमें कुछ ऐसे फॉर्मूला होंगे जो कभी कभी रेयरली काम आते हैं, कुछ ऐसे फॉर्मूला होंगे जो हमेशा काम आते हैं। तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक तो कुछ आने वाला नहीं है, बट फॉर्मूला बुक आपको मिल जाएगी, डोंट वरी। उसमें सारे फॉर्मूला होंगे, पूरी केमिस्ट्री के फॉर्मूला सब। और ऐसी ही एक बुकलेट आपको फिजिक्स और मैथ की भी प्रोवाइड करवा दूंगा। और बताओ इससे ज्यादा और मैं क्या कह सकता हूँ, उसकी चिंता मत करो। लेकिन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, मैंने फिर भी अब दोबारा से बोल रहा हूँ, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे लेसन नहीं आएगा, लेसन हाथ में आएगा ही नहीं। जैसे आज कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर हमें पहले दूसरे लेक्चर का थोड़ा ओवरव्यू दो, ओवरव्यू से उनको लेक्चर समझ में नहीं आने वाला, साफ है ये, मेरे को अच्छे से पता है। बट आप लोगों ने डिमांड किया तो हमने बता दिया, बट उसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए, जस्ट ओनली 7 फॉर्मूला ऊपर ऊपर से, बेटा सारे बताऊंगा, चिंता क्यों कर रहे हो, रुक तो जाओ एक बार, ठीक है, एक बार रुकिए। ऊपर ऊपर से सारे आ जाएंगे, मैं इकट्ठा लिख दूंगा सबको, मत चिंता करो। वो अगर आप कह रहे हो मैं इकट्ठा भी लिख दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो मोलैरिटी ये होता है भी मोल पर लीटर, मोल ऑफ सोल्यूट। अब मोल कैसे निकालोगे, जो मोल कॉन्सेप्ट करवाया ना उसी से मोल निकलेगा। अगर वो नहीं आता तो ये फॉर्मूला तो जिंदगी भर याद रखने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि वो आपको आता ही नहीं है। सिंपल और साफ है ना। तो सिंपल मोल कॉन्सेप्ट आना सबसे पहले जरूरी है, इसलिए बोला था सारा कुछ उसी पे डिपेंड करेगा। नीचे लीटर ऑफ सॉल्यूशन आप निकाल लोगे, डेफिनेट है। अब देखो भाई, इफ 2 मोल ऑफ द साल्ट इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलैरिटी। भाई साल्ट है अपने पास 2 मोल, खुद ही दे दिए इसने, ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो गया। और सॉल्यूशन है आपके पास में 1 लीटर, ये भी खुद ही दे दिया। मोलैरिटी क्या होती है भाई, मोल पर लीटर, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो क्या आएगा 2 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल आ गया 2, 2m लिख सकते हैं हम इसे, बड़ा m, 2 मोलर सॉल्यूशन। यस, क्लियर है बेटा सबको, Yes, sir. सी इज द राइट आंसर, सबसे सिंपल है।
अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ द NaOH, ये Na जो है वो A छोटा है, NaOH आर नीडेड टू डिसोल्व इन वाटर टू मेक 4 लीटर ऑफ 2 मोलैरिटी सॉल्यूशन। अब ये थोड़ा सा घुमा दिया, सॉल्यूशन उसने दे रखा है, कितना सॉल्यूशन है 2m का मतलब 2m का मतलब है 2 मोल पर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में 2 मोल हैं, ये सॉल्यूशन अपने को बनाना है। और वो कह रहा है कितना मोल NaOH चाहिए होगा 4 लीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए, 4 लीटर सॉल्यूशन। तो इसी को पकड़ लो जो मोलैरिटी दे रखी है उसने, सॉल्यूशन की मोलैरिटी दे रखी है ये, है ना, सॉल्यूशन की आपको यहां मोलैरिटी गिवन है, मोलैरिटी स्पेलिंग याद रखना, मोलैरिटी। तो देखो क्या होता है, 8 आएगा। हाँ बेटा रुको रुको, ठीक है, देखो यहां पर इसको ना एक्सपेंड कर लो, कैसे एक्सपेंड करेंगे, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर NaOH कितना है, 2 मोल है, ये आपको यहां से लाइन मिल गई, बस 2 मोल, 1 लीटर सॉल्यूशन में 2 मोल NaOH है, 4 लीटर में कितना होगा, 1 की वैल्यू तो पता ही है, तो 4 लीटर में पूछ रहा हूं कितना आएगा, बात ही खत्म, मल्टीप्लाई कर दो 1 से ज्यादा जब भी निकालते हैं, 8 मोल, 8 मोल, दैट्स इट। हाँ भाई आ गया समझ में, यस सर। मुश्किल लग रहा था Yes, ना sir. थोड़ा सा, बस आपको जो दिया है ना उसको एक्सपेंड कीजिए, उसके बाद देखिए उसकी एक लाइन बना के और फिर आंसर निकाल लीजिए, दैट्स इट, ठीक है। कुछ बच्चों ने ए आंसर भी दिया, ए राइट आंसर नहीं है, समझ में आ गया उन बच्चों को जिन्होंने ए आंसर दिया, ए सी वाले देख लीजिएगा बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब, मोलैलिटी, अब ये दूसरा फॉर्मूला है, मैंने कहा था ना 2 फॉर्मूले हैं और एक नॉर्मेलिटी है जो उसमें 5 फॉर्मूले आते हैं, ये दूसरा फॉर्मूला है। मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों एक जैसे से नजर आते हैं, लेकिन इसकी स्पेलिंग देखो क्या है, इसकी भी डेफिनेशन मत करना, वाहियात और बकवास है। मोलैलिटी 2 बार एल आएगा और इसका सिंबल होता है छोटा m, 2 बार आता है, इसमें भी फॉर्मूला सेम है, मोल, मोल किसके, नंबर ऑफ मोल किसके, सोल्यूट के, ऊपर तो सोल्यूट ही आने वाला है, नीचे क्या आएगा, अब नीचे थोड़ा सा डिफरेंट है, क्या, नीचे यहां पर वो सॉल्यूशन नहीं ले रहा, सोलवेंट लेगा, यही एक फॉर्मूला है पूरी केमिस्ट्री में, यही एक फॉर्मूला जिसके नीचे सोलवेंट आता है अकेला, बाकी सब में नीचे सॉल्यूशन ही आएगा, ये भी बता देता हूं, रट लेना इस बात को, मोलैलिटी सबसे अलग है, यही एक अकेला इकलौता फॉर्मूला जिसके नीचे क्या आता है, सोलवेंट, और वो सोलवेंट भी लीटर में नहीं आता, वो क्या आता है, सोलवेंट यानी कि पानी कह लो जनरली, और वो सोलवेंट भी क्या आता है, इन केजी, किलोग्राम में सोलवेंट आता है, इस फॉर्मूले में ये अलग है कि ये किलोग्राम में सोलवेंट आता है, तो मैं इसको थोड़ा अलग कलर से लिखूंगा ताकि आपको थोड़ा हाईलाइट रहे, इन केजी, ये मत मिस कर देना, सोलवेंट इन केजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, समझ में आ गया बेटा, सिंपल छोटा सा, नाम में जरा सा अभी केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसे। हाँ बिल्कुल, कुछ भी दे रखो आपको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केजी नहीं है तो फिर फॉर्मूला फिट नहीं बैठेगा, आंसर सही नहीं आएगा, सीधी बात। अब बात करते हैं जब मोलैरिटी था, मैं मोलैरिटी को एक साथ लिख रहा हूँ, मोलैरिटी जो पीछे किया आपने, मोलैरिटी देखो इसकी स्पेलिंग अलग है, इसमें एक ही एल है, उसमें 2 बार एल है, इसका सिंबल बड़ा एम है, उसका सिंबल छोटा एम है, मोल ये तो सेम है, मोल तो किसके मोल होते हैं, इसमें भी सोल्यूट के मोल होते हैं, लेकिन नीचे होता है सॉल्यूशन, जितने भी आगे फॉर्मूला पढ़ोगे, जितने भी पढ़ोगे, सॉल्यूशन इन लीटर, सब में सॉल्यूशन ही पढ़ोगे, सॉल्यूशन केजी में हो सकता है, किलोग्राम में हो सकता है, ग्राम में हो सकता है, लेकिन नीचे आएगा तो सॉल्यूशन ही, ठीक है, सब में। लेकिन ये एक ऊपर वाला एक ऐसा फॉर्मूला है जो सोलवेंट इन केजी है, तो दोनों फॉर्मूले आपके सामने आपके स्क्रीन के ऊपर हैं, इन दोनों को अच्छे से याद रखना, मोलैलिटी, मोलैरिटी, डोंट बी कंफ्यूज, डबल एल वाला जो है जिसमें 2 बार एल आ गया सबसे अलग है, सबसे खतरनाक भी है, क्योंकि बच्चे इसको ज्यादातर गलत करते हैं। अब बात ये है कि भाई इनको बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स, मतलब किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बतानी है आपको। अब मैं ये कहूं कि पानी के अंदर चीनी घोल रखी है, कितनी घोली भाई, आप कह दो सर 2 चम्मच, कितने लीटर पानी था, कहो 1 लीटर पानी था। अब इसी को थोड़ा दूसरा रिवाइज करते हैं कि मैं को 2 चम्मच की जगह 2 ग्राम पर लीटर कह दो ना, अच्छा है, तो आप कहोगे हाँ सर ये टर्म बहुत अच्छी है, तो ग्राम पर लीटर क्यों नहीं काउंट करते, भाई हम तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल काउंट करते हैं केमिस्ट्री में, तो मोलिक्यूल कहां से काउंट होंगे, मोलिक्यूल काउंट होंगे मोल से, तो मोल पर लीटर कह देते हैं ना, तो मोल पर लीटर आ गया, तो मोलैरिटी होती है मोल पर लीटर, सिंपल,
टोटल सॉल्यूशन में कितने मोल सोल्यूट है, टोटल सॉल्यूशन में 1 लीटर में कितना मोल सोल्यूट है, ग्राम की जगह हम मोल लेते हैं, बस ये है मोलैरिटी। अगर आपको कुछ ना दिया हो तो कंसंट्रेशन हमेशा मोल पर लीटर मोलैरिटी होती है। वो बोले ना कि कंसंट्रेशन है किसी सॉल्यूशन की, इसका मतलब वो मोलैरिटी की बात कर रहा है, ये कंसंट्रेशन है। लेकिन अगर ना दिया हो तो, लेकिन ये भी कंसंट्रेशन को ही डिपेंड करता है, मतलब कोई सॉल्यूशन गाढ़ा है या पतला है, सभी कंसंट्रेशन टर्म्स ही हम करते हैं। बट अगर ना दिया हो तो मोलैरिटी दी है, इसका मतलब कंसंट्रेशन का मतलब मोलैरिटी होगा। और अगर दे रखा है तो मोलैरिटी भी हो सकता है, नॉर्मेलिटी भी हो सकता है, स्ट्रेंथ भी हो सकता है, मास बाय मास भी हो सकता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी हो सकता है, बहुत सारी टर्म्स हैं, लेकिन ये टर्म्स सबसे ज्यादा यूज होती हैं। अब बात आती है कि दूसरी टर्म क्यों बनाई, फिर मोलैलिटी क्यों बनाई जब मोलैरिटी ठीक थी? तो ध्यान दो, सॉल्यूशन लीटर में है, अगर सॉल्यूशन को गर्म करेंगे तो लीटर में मास क्या होगा, मास सॉरी वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। गर्म करने पर लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, गर्म करने पर लिक्विड्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो इसका मतलब मोलैरिटी जो है वो चेंज हो जाएगी टेम्परेचर के साथ। मोलैलिटी सोलवेंट है केजी में, सॉल्यूशन भी केजी में ले सकता था वो, बट उसने सोलवेंट लिया, ठीक है, थोड़ा प्रीसाइज किया इसे, मोल डिवाइड बाय सोलवेंट। तो ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड और टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। टेम्परेचर टेम्परेचर का नो इफेक्ट, टेम्परेचर का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता भाई। टेम्परेचर का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता मोलैलिटी पर, बट मोलैरिटी पर इफेक्ट होता है। समझ में आ गया ये बात सबको? यस और नॉट गाइस? यस सर। क्लियर है ना? हाँ, बस ये दोनों फॉर्मूला अब आपको याद रहने चाहिए। टेम्परेचर का कैसे इफेक्ट नहीं होता सर, कैसे इफेक्ट नहीं होता देखो सर? बेटा, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो क्या किसी चीज के किलोग्राम बदल जाएंगे, नंबर ऑफ मोल बदल जाएंगे? वो तो सेम ही रहेंगे, संख्या नहीं बदलेगी, किलोग्राम भी नहीं बदलेगा, मास थोड़ा बदलता है किसी चीज का टेम्परेचर को इंक्रीज करने से। समझ गए? बट लीटर मोलैरिटी में देखो, नीचे सॉल्यूशन इन लीटर है, लीटर बदल जाते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने से, तो लीटर बदल जाते हैं, इसलिए लीटर मोलैरिटी जो है वो बदल जाएगी। यस, क्लियर है? यस हाँ जी, है ना, इस पे क्वेश्चन भी आता होता है, मोलैरिटी और मोलैलिटी में टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन सी है, तो वो सीधा आपको बता दिया है। नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेट द मोलैलिटी टू 25 ग्राम ऑफ द केबीआर डिसॉल्व्ड इन 750 ml ऑफ द प्योर वाटर। मोलैलिटी बताना है, प्योर वाटर है 750 ml। तो भाई एक चीज बता देता हूँ, ध्यान रखना, 1000 ml पानी का 1000 ग्राम पानी का बराबर होता है, ठीक है, ml और ग्राम बराबर होते हैं पानी के केस में, वाटर में, ओनली वाटर। 25 डिग्री सेल्सियस पर माना जाता है ये, ठीक है, कि 25 डिग्री सेल्सियस पर ये बराबर होते हैं, जनरली हम इसको बराबर ही लेते हैं। 1 लीटर वाटर का और वो 1000 ml, क्योंकि 1000 ग्राम होते हैं तो इसको 1000 ग्राम बोल सकते हैं। और 1 लीटर में 1000 ग्राम का मतलब 1 kg होता है, तो इसको हम 1 kg भी बोल सकते हैं। पानी के केस में ये सारी टर्म्स बराबर रहती हैं, पानी के केस में। क्लियर है भाई सबको? याद रहेगी ये बात, पानी के केस में ये Yes. सारी टर्म बराबर रहती हैं Yes, sir. हमेशा, इसको याद रखना ताकि हम इंटर कन्वर्ट कर सके। अगर कोई दूसरी चीज दी हो तो अब देखो, 1 किलो लोहा और 1 लीटर पानी, 1 किलो लोहा तो इतना सा होता है, सबने देखा होगा 1 किलो वाला वाट जो वेट होता है, देखा सबने, दुकान पर होता है 1 Yes, kg वाला वेट, Yes, sir. वो तो इतना सा होता है। और 1 लीटर पानी कितना होता है, लीटर वाला मग्गा देखा, बड़े वाला मग जिसमें 1 लीटर, या लोटा देखा होगा आपने, 1 लीटर पानी या 1 लीटर दूध जरूर लिया होगा, तो लीटर तो बहुत ज्यादा होता है, और जो 1 लीटर पानी तो बहुत ज्यादा होता है, उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, और 1 kg का वॉल्यूम बहुत कम होता है लोहे में। तो यानी कि आप लीटर और ग्राम या किलोग्राम को बराबर नहीं कर सकते, लेकिन पानी के केस में दोनों बराबर हैं। 1 लीटर पानी में 1 किलो वजन ही मिलेगा, बट 1 लीटर लोहे में, लोहा 1 लीटर ले लिया मग्गा भर के, उसमें तो 4-5 kg मिल जाएगा ना। समझ रहे हो बेटा? क्लियर है सब? हाँ जी, Yes, sir. Yes. हाँ, तो ये चीज याद रखेगा। इसलिए अगर कोई दूसरी चीज लोगे तो डेंसिटी यूज होगी, डेंसिटी, कि इसके 1 किलो में कितने लीटर होते हैं, वो डेंसिटी बताएगी, 1 kg में कितने लीटर होते हैं,
डेंसिटी बताएगी। लेकिन पानी के केस में कोई चक्कर नहीं है, पानी में डेंसिटी पानी की 1 होती है, तो सब कुछ 1 सब बराबर होता है। ठीक है, 1 ग्राम और 1 ml बराबर होते हैं बस। 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml भी 1 ग्राम, ये भी इक्वल होते हैं वाटर। पानी के लिए है, याद रख लेना। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेट करते हैं। 25 ग्राम KBr कर दिया उसने 750 ml में। तो देखो भाई मोलैलिटी बतानी, तो मोलैलिटी छोटा m कैसे कैलकुलेट करें, तो छोटा m कैलकुलेट करने के लिए मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, यही था ना, केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलैलिटी कैसे पता लगेगी, केजी ऑफ सॉल्वेंट में देखो जरा, मोल 25 ग्राम KBr दे रहा है। पोटेशियम का मोलर मास कितना होता है बताएगा कोई मेरे को, पीरियोडिक टेबल से देखे, पोटेशियम और ब्रोमीन दोनों का बताइए कितना होता है। गिवन मास बाय मोलर मास 25 डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास आपको निकालना है KBr का, पोटेशियम का है 39। देखा किसी ने क्या, कोई नहीं देख रहा, पीरियोडिक टेबल है ना। सोलवेंट इन केजी, तो सोलवेंट तो ml में दे रखा है, ml मतलब ग्राम में दे रखा है, सीधी सी बात। तो कर दूं, बस लीटर बन गए इसके, केजी सॉरी, ग्राम से केजी बना रहा हूँ, 1000 से डिवाइड हो गया। ये कितना होता है भाई, गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास आएगा 39 प्लस 80, 80 होता है ब्रोमीन का मास। तो अब इसकी सिर्फ कैलकुलेशन रह गई है, 25 डिवाइडेड बाय 80, और ये कितने होते हैं 40, 120 होते हैं, तो 120 की जगह 119 आ जाएगा नीचे, और मल्टीप्लाई में 750, और इसके नीचे 1000 था वो ऊपर चला जाएगा। ये आ गई आपकी मोलैलिटी। समझ में आ गया सबको, मोलैलिटी आ चुकी है बेटा। बस फिर चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मोल यस फ्रैक्शन, सर। ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, अब आसान आसान टर्म है, 3-4 टर्म्स हैं आसान आसान। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो देखो भाई मान लो कि आपके पास में 2 चीजें हैं, ठीक है। एक समझ लेते हैं क्या एग्जांपल लें, वाटर है आपके पास एक सोलवेंट की केस में, ठीक है, और एक है पानी में क्या घोलें, चीनी, नमक घोल देते हैं, है ना, दैट विल बी इजी। NaCl है एंड वाटर है, 2 चीजें आपके पास। और हमें हमेशा याद रखना, +1 +2 BSc लेवल तक, ग्रेजुएट लेवल तक, पोस्ट ग्रेजुएशन में कोई कोई एक जगह पर कहीं कहीं आता है, उसकी भी कभी जरूरत नहीं पड़ती है। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन को भी पढ़ाया है, मैं MSc क्लास को टीच कर चुका हूं, मैं पढ़ा भी हूं भाई, ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने पढ़ा भी है और मैंने पढ़ाया भी है। तो NaCl मतलब 2 बाइनरी सॉल्यूशन ही मिलते हैं, 2 ही चीजें मिक्स मिलेंगी, एक पानी होगा एक नमक हो सकता है, नमक नहीं है तो चीनी हो जाएगी। कोई एक चीज ही मिक्स कर सकते हो आप सॉल्वेंट में, दूसरी चीज मिक्स नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि उससे ज्यादा साइंस ही नहीं है, सीधी सी बात। अनुज ने आंसर दिया 119.002 में भी, बेटा वो सही हो, ठीक है। तो देखो NaCl और वाटर, तो इसमें मोल फ्रैक्शन कैसे पता कर सकते हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मतलब आप NaCl ले लो। NaCl का मोल फ्रैक्शन क्या होता है भाई, मोल मोल ऑफ NaCl डिवाइडेड बाय टोटल मोल, बस टोटल मोल का मतलब NaCl के मोल प्लस में वाटर के मोल, ठीक है, टोटल मोल, बस टोटल मोल आपके पास आ जाएंगे, ये होता है मोल फ्रैक्शन। ए का मोल फ्रैक्शन निकल गया NaCl का, अगर मोल फ्रैक्शन वाटर का निकालना हो तो यहां क्या आएगा, मोल ऑफ वाटर ऊपर आएगा, ठीक है, और टोटल मोल जो है वो नीचे आएगा। That's it. समझ में आ गया, टोटल मोल निकालो, और दोनों का मोल फ्रैक्शन अगर टोटल निकालते तो मोल फ्रैक्शन दोनों चीजों का 1 होता है, ये याद रख लेना बेटा। XA और XB मतलब वाटर और NaCl का अगर इन दोनों के मोल फ्रैक्शन को जोड़ देते हैं तो टोटल 1 होता है। मतलब एक का मोल फ्रैक्शन है आपके पास, तो दूसरे का 1 में से माइनस कर दोगे तो दूसरे का आएगा। क्लियर है फॉर्मूला, सभी को क्लियर है ना।
इसके ऊपर न्यूमेरिकल जरूर करने हैं आपको। यहाँ पर एक अब न्यूमेरिकल देखिए, टैंक इज चार्ज विद मिक्सचर 1 × 10³ मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 4.5 × 10³ मोल ऑफ हीलियम, कैलकुलेट फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द मिक्सचर। तो ईच गैस, ऑक्सीजन है, O2 है हमारे पास, इसके मोल उसने दे रखे हैं 1 × 10³ और इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो नीचे टोटल मोल आएंगे 1 × 10³ प्लस में आएगा 4.5 × 10³ दिस इज कैलकुलेशन एंड इट्स योर टर्न। ये तो मोल आ गया ऑक्सीजन का। और मोल ऑफ, और दूसरा क्या है, हीलियम। हीलियम का मोल क्या आएगा भाई, हीलियम के मोल्स ऊपर आ जाएंगे 4.5 × 10³ डिवाइड में टोटल मोल 1 × 10³ प्लस 4.5 × 10³ दैट्स इट। समझ में आ गया बेटा? यस सर। दैट्स इट। तो ये आपके पास मोल आ गए, कैलकुलेट करो, बात खत्म। नेक्स्ट देखिए, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। अब आ गया नॉर्मेलिटी, जो मैं कह रहा था कि नॉर्मेलिटी थोड़ी सी टिपिकल टर्म है, ठीक है। तो इसका नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी आज इसके बहुत ज्यादा वो नहीं करवाएंगे, यहाँ इन्होंने दे तो रखे हैं, लेकिन मैं आपको सीधा बताता हूँ। ये देखिए, नॉर्मेलिटी जो होती है, मोलैरिटी को n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये n फैक्टर क्या होता है, n फैक्टर को वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं। यहाँ ऊपर ये दे रखा है नॉर्मेलिटी इक्वल मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर को ही n फैक्टर बोलते हैं। तो n फैक्टर और v फैक्टर बोल देते हैं इसे। ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों से अगर ये दोनों सेम चीजें हैं, अगर मोलैरिटी को उससे मल्टीप्लाई कर देते हो, मोल पर लीटर को इससे मल्टीप्लाई कर देते हो, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, नॉर्मेलिटी। दैट्स इट। समझ में आ गया भाई? लास्ट वाला फॉर्मूला सबको क्लियर हुआ? यस सर। क्या है? वैलेंसी फैक्टर बता दूंगा बेटा, ठीक है, वो अभी थोड़ा उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार थोड़ा लेक्चर खत्म करते हैं, फिर उसके बाद में वैलेंसी फैक्टर को डिस्कस करेंगे। बहुत लंबा चौड़ा है, सिंपल नहीं होता है। तो देखो यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है S इक्वल रिलेशन मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट एंड S नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। सो वी कैन राइट, ये बहुत ऊपर से ले रखा, ऊपर से जाएगा ये आपकी मोलैरिटी मोलर मास ऑफ सोल्यूट, नॉर्मेलिटी जो होता है, यहाँ पर नॉर्मेलिटी दे रखा है। सब बकवास है। चलो मैं आपको सिंपल करके बताता हूँ भाई। एन नॉर्मेलिटी जो है वो इक्वल होता इनटू एन फैक्टर, ठीक है। ये वी फैक्टर बोल लो, एन फैक्टर बोल लो, ये बाद में बताऊंगा होता क्या एन फैक्टर। ये होता है नॉर्मेलिटी। अब भाई मोल पर लीटर, यस गाइस, लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यही होता है। अरे बोलो भाई, अभी अभी मोल, सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है और इसकी रिंग भी ब्रेक हो रही मोल क्या होता है भाई, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं? मेरी गिवन वॉइस मास ब्रेक हो रही है, अपॉन सही मोलर मास। हो गया? है। यस सर, हो रही है बीच में। यस सर, ब्रेक हो रही ठीक है। है, मैं देखता हूँ एक बार, रुकिए। देखें YouTube हमारा चलता है कि नहीं। मेरा YouTube एकदम से, मेरा बिल्कुल ठीक है। कुछ गड़बड़ है तो आपके नेट की तरफ से गड़बड़ है, मुझे लग रहा है बेटा। यस, क्लियर आ रही है आपको? यस यस सर। यस बेटा, ठीक सर है। अभी तो आ रही है। ठीक है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास। अब ये होते हैं नंबर ऑफ मोल, नीचे लीटर था तो लीटर को नीचे ही रहने देते हैं, एन में ही रहने देते हैं। अब n इक्वल, तो देखो जरा, मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर, उल्टा पढ़ रहा हूं, मोलर मास बाय n फैक्टर, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट।
तो मैं यहां पर गिवन मास तो ऐसा ही लिख रहा हूं, ये अब देखो उल्टा पढ़ रहा हूं तो ये फॉर्मूला नीचे नहीं, नीचे आएगा कि ऊपर आएगा, नीचे आएगा। इक्विवेलेंट वेट, कोई दिक्कत नहीं है, इनटू 1। अब गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास क्या होता है, वो होता है ग्राम। ये समझ में आया भाई, मास ना लिखो इसके पीछे, ग्राम इक्विवेलेंट काफी है। डिवाइड में आ गया 1 लीटर। तो क्लियर हुआ भाई सबको। अब इस फॉर्मूले के अंदर दो फॉर्मूला और हमने नए किए हैं। कौन सा? इक्विवेलेंट मास वाला। इक्विवेलेंट मास वाला फॉर्मूला देखो जरा क्या होता है। इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, क्या सीखा हमने? मोलर मास बाय एन फैक्टर। मोलर मास, मोलर मास पीरियोडिक टेबल से निकाल सकते हो, डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। सब कुछ घूमेगा ना, मैंने बोला था कि ये सबसे मुश्किल वाला फॉर्मूला, इसमें 4-5 फॉर्मूले एक साथ आते हैं। ये इक्विवेलेंट मास है। और ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट एक ही बात होती है, लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट अलग होता है। तो ग्राम इक्विवेलेंट के लिए क्या किया हमने? गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। ये होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय, यानी जितना भी मास दे रखा अगर उसको इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर दें आप, इक्विवेलेंट मास से, तो वो ग्राम इक्विवेलेंट हो जाता है। दैट्स इट। ये है नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले जो सीधे बनाए जा सकते हैं और याद किए जा सकते हैं मोलैरिटी के बेस पर। यस, समझ में आ गया सबको? अब ये सिर्फ समझ में आए होंगे, ये याद भी नहीं एन होंगे। फैक्टर क्या होता सर एक एन बार फैक्टर रिपीट भी कर बता दूंगा दीजिए। बेटा। ठीक है, देखो नॉर्मेलिटी क्या होती है? मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। और मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर के बाद में नॉर्मेलिटी को पढ़ा कैसे जाता है? हमें पता मोलैरिटी क्या होती है, मोल पर लीटर। तो मोलैरिटी को एक्सपेंड कर दिया मोल पर लीटर, एन फैक्टर को ऐसे रहने दिया। फिर मोल को एक्सपेंड कर दिया, मोल क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास होता है, नंबर ऑफ मोल। तो गिवन मास बाय मोलर मास, और लीटर को ऐसे रहने दिया, एन फैक्टर को भी ऐसे रहने दिया। अब मोलर मास और एन फैक्टर, जो मैंने ग्रीन से वो गोला लगाया, मोलर मास बाय एन फैक्टर। तो पहले मोलर मास पढ़ रहा हूँ जो नीचे था, डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो मतलब जो नीचे, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास नीचे लिखा जाएगा, ऊपर नहीं, क्योंकि मैंने फॉर्मूला उल्टा पढ़ा है। और गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास होता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट। अब इन दोनों को भी एक कर दिया, नीचे लीटर रह गया। ये आ गई नॉर्मेलिटी। अब इसमें एक टर्म है, मतलब ये सारी टर्म आपको क्लियर हो गई, सिर्फ एक टर्म है एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है अब उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। एन फैक्टर होता है जैसे H2SO4, 4 एसिड्स, सिंपल करके लिखूं 4 एसिड, एसिड के लिए, ठीक है, येलो कलर दिखाई नहीं देगा शायद, है ना, ब्लैक पर ये दिखेगा, वाइट, हाँ 4 एसिड। तो एसिड्स के लिए एन फैक्टर क्या होता है भाई? जैसे H2SO4 है, कितने H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है? 2H पॉजिटिव आयन, है ना। तो एन फैक्टर क्या होगा? 2 होगा इसका। बेस के लिए जितने वो OH नेगेटिव आयन डोनेट करता है, जैसे MgOH ट्वाइस, ये 2 OH नेगेटिव आयन डोनेट करता है, 2 OH नेगेटिव आयन। तो इसका एन फैक्टर क्या होगा? इसका भी 2 होगा। जो एक करता है उसके लिए 1 होगा। एसिड बेस के लिए ये है ये, ठीक है। कोई और मेटल हो, मेटल के लिए जैसे आयरन के ऊपर 2 पॉजिटिव है, तो इसका एन फैक्टर होगा 2। इसके आगे ना पॉजिटिव लगेगा ना नेगेटिव, सीधी सी बात है, याद रख लेना, ठीक है। और अगर 3 पॉजिटिव हो तो 3 लगेगा। नॉन मेटल के लिए -1 है जैसे चार्ज, नॉन मेटल, नॉन मेटल जैसे क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है, 1 नेगेटिव है, तो इसका एन फैक्टर 1 हो जाएगा। सिंपल। और भी बहुत सारी चीजें हैं, एन फैक्टर को 8th लेसन में बहुत डिटेल में करेंगे, लेकिन मोटा मोटा आपके दिमाग में वहम ना रहे इसके लिए मैंने ये टर्म्स लिखी हैं। क्लियर है बेटा? सबको समझ में आ गया होगा? सर SO4 का जोड़ेंगे Yes, नहीं उसमें एन फैक्टर? नहीं बेटा, SO4 पे 2 नेगेटिव होता है, H 2 H हैं, तो चाहे 2 नेगेटिव, चाहे नेगेटिव आयन का चार्ज ले लो, चाहे पॉजिटिव आयन का चार्ज ले लो, एक चार्ज लेना है आपको। वो साल्ट के केस में करते होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। H2SO4 में तो H पॉजिटिव आयन देखते हैं, बस बात खत्म है, नेगेटिव वो देखो ही मत। और OH नेगेटिव में ये देखते हैं। साल्ट अगर हो तो टोटल पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आयंस पर जितना टोटल चार्ज है, या तो वो ले लो
या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज, जो जितने भी नेगेटिव आयन है, एक मत पकड़ना, जितने भी नेगेटिव आयन, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, चलो साल्ट के लिए भी लिख देते हैं। साल्ट जैसे मैं लिख रहा हूं MgCl2, अब इसके अंदर मैग्नीशियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो आप सीधा 2 लिख सकते हो एन फैक्टर, या फिर और आप ये भी लिख सकते हो क्लोरीन 2 लगे हुए हैं, एक क्लोरीन पर 1 नेगेटिव चार्ज है, तो टोटल 2 नेगेटिव हो गया ना, तो इसलिए 2 ही एन फैक्टर आएगा। टोटल क्लोरीन का चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज और टोटल पॉजिटिव चार्ज आयन पर, दोनों में से कोई एक लगा सकते हो। क्लियर है? ओके सर, ओके सर। ठीक है, सिर्फ इतना याद कीजिए। और मुझे लगता है कि इसमें नॉर्मेलिटी वाला ये जो स्लाइड है, ये मैं चलो थोड़ा एक जगह पे इकट्ठी कर देता हूं, आप इसका अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नॉर्मेलिटी वाली स्लाइड का। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना और अच्छे से करनी है। और ये इसके न्यूमेरिकल भी और तंग करेंगे, बट एक बार आप फॉर्मूले तो याद कीजिए इसके। मोलैरिटी और मोलैलिटी वाले न्यूमेरिकल अब आप कर सकते हैं। एनसीईआरटी उठाइए सॉल्यूशंस के साथ में और उनके फॉर्मूलाज के साथ में उनके न्यूमेरिकल्स कीजिए, ठीक है। और नॉर्मेलिटी सिर्फ याद करना, सिर्फ ये स्लाइड याद करनी है। मैं नहीं कहता कि इसके न्यूमेरिकल कीजिए, न्यूमेरिकल बाद में करेंगे, पहले ये स्लाइड याद करो। सभी को ये स्लाइड याद होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है भाई सबको? दैट्स इट बेटा। आगे होमवर्क है, होमवर्क में आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, सोल्व कीजिए इनको। नहीं सोल्व होते हैं तो आप एनसीईआरटी को सोल्व कर सकते हैं, दैट्स ऑल। अब मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, किसी को डाउट है तो डाउट बता सकते हो। नो सर,